हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करें यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स, पैराथायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स। आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी डाउट वीडियो से रिलेटेड या फिर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर एड्रिनल ग्लैंड डिजीज़ से, जिसमें आपके आता है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि आपका हाइपर एड्रिनल ग्लैंड के जब हो जाता है तब आपको मिलता है कुशिंग सिंड्रोम। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा आपका एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम है। सबसे पहले आपका कॉर्टेक्स होता है और इनर साइड पे आपका मेडुला होता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली आपकी लेयर होती है जोरा रेटिकुलरिस, फिर आपकी सेकंड नंबर पे आती है जोरा फेसिकुलाटा, फिर आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है जोरा ग्लोमेरुलोसा। तो आपकी जो ट्रेक है उसका है GFR, मतलब कि सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे कॉर्टेक्स से तो कॉर्टेक्स आपकी आती है जोरा ग्लोमेरुलोसा, फिर F से आएगी जोरा फेसिकुलाटा, फिर R से आपकी आएगी जोरा रेटिकुलरिस। तो ये है आपका डायग्राम एड्रिनल ग्लैंड का। अगर कोई भी डिजीज़ आ रही है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है तो आप उसमें ये डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डिसऑर्डर्स की, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड का है, तो वो है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम है क्या? इसमें आपका एक्सेस हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, तब आपका डेवलप होता है कुशिंग सिंड्रोम। अब अगर डायग्राम देखेंगे तो फीमेल पहले ऐसी थी, आफ्टर दैट द कुशिंग सिंड्रोम उसका कैसे वेट गेन हो गया, कैसे हाइपरगैलिसीमिया मतलब कि उसका शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, उसका वेट गेन हुआ, उसको एडेमा प्रेजेंट हुआ। तो ये होता है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आपको बहुत सारी क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें एक्सेसिव एडेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो जाते हैं, जिसको आप जानते हैं कि हम लोग पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स भी कहते हैं। और इवेंचुअली इसमें अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसमें आपको कुशिंग सिंड्रोम 70% केसेस मिलते हैं, और इसमें मोस्ट कॉमन एज आपकी आती है 20 से 40 उम्र। ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू मेल। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ मतलब कि इसके इटियोलॉजी की। तो अगर मैं बात करूँ इसके इटियोलॉजी की तो ये इसका सबसे पहले तो इट्रोजेनिक कॉज है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें आपका एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वर्क रहता है। फिर आपका आता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो आपका सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ट्यूमर से। फिर आपका आता है एड्रिनल ट्यूमर। फिर आपका आता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ACTH हार्मोन। यह आपका कार्सिनोमा ऑफ लंग और मैलिग्नेंट ग्रोथ में भी रहता है। तो ये आपके कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका डेवलप हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले आपका हार्वे कुशिंग 1932 में इन्होंने बताया था। द सिंड्रोम इज कॉल्ड इट्सेंको कुशिंग सिंड्रोम। इसमें आपका हाइपर एड्रेनो कॉर्टिकिसोमर हाइपर कॉर्टिकिज्म कहते हैं, मतलब कि सिंपल सा इसमें जो एड्रेनल ग्लैंड की एक्टिविटी है आपको हाइपर मतलब ज़्यादा मिलेगी, और जो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन वो आपको हाइपर मिलेगा। उसी की वजह से हम लोग कहेंगे कि डेवलप होगा हाइपर कंडीशन। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपके जो हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के वो इंक्रीज होंगे, मतलब कि एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपको पता है क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होता है और एंड्रोजन्स होते हैं। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं ये आपके बॉडी में ग्लूकोज को मैनेज करता है, मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको देखते हैं। जब एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी आपका एक्सेस मतलब कि ज़्यादा होगा। उसके ज़्यादा होते ही आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगा। इसका हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ही ये होता है कि जिसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए, मतलब कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। एक्सेस मिनरल कॉर्टिकोइड्स, जब मिनरल्स बढ़ेंगे तो आपका रीएब्जॉर्प्शन जो वाटर का है वो बढ़ेगा, सोडियम का है वो बढ़ेगा, आपका एक्सक्रीशन पोटेशियम का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में आपको वेट गेन मिलेगा, एडेमा मिलेगा, हाइपोकैलेमिया मिलेगा। हाइपोकैलेमिया इसलिए क्योंकि आपका एक्सक्रीशन पोटेशियम का ज़्यादा हो रहा है। जब पोटेशियम बॉडी में नहीं होगा तो हाइपो मतलब कम कंडीशन होता है। हाइपरटेंशन होगा क्योंकि आपका बॉडी में सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो हाइपरटेंशन करेगा।
उसके बाद में आपका आता है एक्सेस एंड्रोजन। ये एक्सेस एंड्रोजन आप में इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी कुशिंग सिंड्रोम की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये आपके कुछ पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कुशिंग सिंड्रोम के। सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी और जनरलाइज्ड ओबेसिटी। नेक्स्ट है मून फेस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने हाईलाइट करा है। फिर आपकी पर्पलिश रेड स्टेरी मिलेंगे, आपको हिरिटिज्म मिलेगा वुमेन में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मिलेगा वुमेन में, हाइपरटेंशन मिलेगा और अनएक्सप्लेन्ड हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया इसलिए है क्योंकि आप पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करोगे, हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि सोडियम का ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपका मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस की वजह से, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर आपका है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर है एंड्रोजन। अगर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा होगा तो आपको वेट गेन मिलेगा, वाटर रिटेंशन मिलेगा, सोडियम रिटेंशन मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर मिलेगा, बोन एंड बैक पेन होगा, मूड डिस्टर्बेंस होगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हाइपरटेंशन हाइपोकैलेमिया रहेगा। एंड्रोजन से आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होगा वुमेन में, हिर्टुज्म मिलेगा, इम्पोर्टेंस होगा और गाइनोमेलेशिया डिजीज़ मिलेगी। ये आपके मेल में डेवलप होती है। तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तीनों हार्मोन के बेसिस पर आपके स्क्रीन पे हैं। फिर आप फिगर से भी देख सकते हैं जिससे एकदम आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपकी स्कैल्प हेयर की थिनिंग हो जाएगी, आपके फेस पे एक्नेज आएंगे, आपके इंक्रीज्ड फेशियल हेयर होगा, आपको कार्डियक हाइपरट्रॉफी और हाइपरटेंशन मिलेगा। एड्रेनल में आपको ट्यूमर और हाइपरप्लेशिया मिलेगा। आपके स्टेरे ऑफ स्किन हो जाएगा, इस तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे स्किन पे। आपकी इजी ब्रूशिंग होगी, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगे, देखिए कितने पतले हाथ पैर, बस एब्डोमेन की तरफ ही आपका जनरलाइज्ड ओबेसिटी होगी। फिर आपका ट्रैंकल ओबेसिटी मिलेगी। फिर आपको क्या है ओस्टियोपोरोसिस होगा, बोन में भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। फिर आपका बुफेलो हम्प हो जाएगा, जो हम्प है वो आपका कैसे शेप का हो जाएगा, बुफेलो हम्प हो जाएगा। आपका फेस कैसे हो जाएगा, मून शेप हो जाएगा और इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मतलब लिखोगे ये एग्जाम में, फिर आप इस तरीके से क्लासीफाई करके लिखोगे जो आपके हार्मोन्स के हैं। फिर कुछ मेन आपके एक्स्ट्रा ऑड हुए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आप उनको लिख दोगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एकदम बेसिक सा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन कलेक्शन करेंगे, फिर डी एग्जामिन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, प्लाज्मा में एसीटीएच लेवल को टेस्ट करेंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिससे आपको पता चल जाएगा पर्सन में कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप क्या लोगे, ड्रग थेरेपी लोगे। ड्रग कौन सी लोगे, मिटोटेन ड्रग लोगे। कौन सी ड्रग है, मिटोटेन। आपको ड्रग का नेम लर्न होना चाहिए इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करो तो इसमें आपके 2 पॉइंट है। सबसे पहले आप कराएंगे लेप्रोस्कोपिक एड्रेनलेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक की मदद से रिमूव करते हैं। इसमें मेनली क्या रिमूव करते हैं, जो भी ट्यूमर होता है वो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब एड्रेनल जो भी ट्यूमर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर आपका आता है ट्रांसफॉइडल सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें रिमूव करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर को। दोनों में क्या है, हम लोग ट्यूमर को रिमूव करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉइडल में हम लोग पिट्यूटरी को में रिमूव करेंगे और एड्रेनलेक्टोमी में हम लोग एड्रेनल के ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अब सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद अब में आपके में कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी मिलेंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको मिलेंगे आफ्टर द सर्जरी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। सबसे पहला पॉइंट है ओस्टियोपोरोसिस। फिर आपको मिलेगा इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। फिर आपको मिलेगा हिर्सुटिज्म। फिर आपको मिलेगा यूरिथ्रल कैल्कुलाई। फिर आपको मिलेगा मेटास्टेजेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके कुशिंग सिंड्रोम के। कुशिंग सिंड्रोम टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडिसन डिसीज़। यह आपका तब डेवलप होता है जब आपके कॉर्टिसोन हार्मोन कम हो जाते हैं, मतलब कि हाइपो की कंडीशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकॉइडल इनसफिशिएंसी की वजह से होता है।
जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिक्रीशन है वो आपका इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तब ये डेवलप्ड होगा। ये होता किसकी वजह से, इसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड का, तब आपकी बॉडी में एडिसन डिजीज डेवलप होती है। इसकी भी हिस्ट्री, इसका मेन नेम आया डॉक्टर थॉमस एडिसन से। ये ब्रिटिश फिजिशियन है जिन्होंने फर्स्ट प्रिस्क्राइब करा था कंडीशन को। कब करा था? 1849 में करा था। उन्होंने इसका एडजेक्टिव दिया था एडिसोनियन। आपको इसका 1 मार्क में क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने उस टाइम पे पेशेंट जो सफ़र कर रहे थे एडिसन डिजीज़ को, उनकी कंडीशंस के सारे फीचर्स को भी एनालाइज करा था। फिर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, किन कारणों की वजह से डेवलप हो जाता है आपकी बॉडी में एडिसन डिजीज़। तो सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से डेवलप होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो डिस्ट्रक्शन इसका एड्रिनल ग्लैंड का ही होता है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, कार्सिनोमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हो सकता है, एड्रिनल हैमरेज की वजह से हो सकता है जिसमें आपको एंटीकोगुलेंट या ट्रॉमा मिलेगा, एड्रिनल इन्फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आपका एड्स की वजह से हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल सी है। सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इन सब की वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग इन एडुकेट अमाउंट में होगी। फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी ग्रोथ हार्मोन की, फिर आपका डेवलप हो जाएगा एडिसन डिजीज। मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम मैंने सिंपल में लिखा है, आप इसी को कॉपी कर लीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद में एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो फंक्शन है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो जाएगी। फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, फिर आपके बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? एडिसन डिजीज डेवलप हो जाएगी। बुक में कुछ इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है, आप देखिएगा पैराग्राफ, एक पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, चौथा पैरा, उसके बाद में आपके कुछ और भी पैरा है, 5th पैरा, 6th पैरा, 7th पैरा, एट लास्ट 8th पैरा। तो 8 पैरा से पॉइंट मेंशन करने से बेहतर है कि आप 3 पॉइंट उसको मेंशन कर दीजिए। फिर हम लिखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होगा उसको देखेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होगा उसको देखेंगे, फिर एंड्रोजन की वजह से क्या होगा उसको देखेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से वेट लॉस मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे और जेनिटेलिया पे। एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग मिलेगा, क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, फैटिजिलिबिलिटी मिलेगी, डिप्रेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, एग्जॉशन होगा और इरिटेबिलिटी होगी। फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो आपके बॉडी में सोडियम लेवल कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, वॉल्यूम जो आपकी बॉडी में वो कम होने लगेगा, इसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया शॉक भी आपको मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ आपको मिलेंगी जैसे कि हाइपोटेंशन, कार्डियक साइज इंक्रीज होना या फिर आउटपुट इंक्रीज होना। फिर आपको वीक और इरेगुलर पल्स मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, एंड्रोजन। एंड्रोजन की वजह से क्या मिलेगा? तो एंड्रोजन की वजह से आपके जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है वो डिक्रीज हो जाएंगे और आप डिक्रीज हो जाएगा लिपिडो। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, फिर एंड्रोजन से हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में पहला पॉइंट आपका रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड पॉइंट रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड पॉइंट आपका रहेगा कि आप प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल को टेस्ट करेंगे। फिर आप टेस्ट करेंगे मेट्रापोन टेस्ट को, जो कि आपका सस्पिशन होता है और ये सेकेंडरी एड्रेनल फंक्शनिंग को देखता है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाता है। फिर आप रैपिड ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट भी करवाएंगे। फिर जो पेशेंट को टिपिकल एडिसोनियन सिम्टम्स मिलते हैं उनके में हम लोग डिक्रीज्ड प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं, डिक्रीज सीरम सोडियम और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, इंक्रीज सीरम पोटेशियम और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखते हैं, डिक्रीज्ड हिमेटोक्रिट और इंक्रीज लिम्फोसाइट इओसिनोफिल काउंट्स देखते हैं। एक्सरे भी देखते हैं एड्रिनल कैल्सिफिकेशन का, अगर इन्फेक्शियस है तो। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये अगर लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट चलाना पड़ता है, जिसमें आप कॉर्टिसोन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन लेंगे। आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट के लिए वो भी ले सकते हैं। आप ओरल में लोगे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन और आप IV बोलस लोगे हाइड्रोकॉर्टिसोन का।
इसका प्रॉपर अमाउंट रहेगा आईवी में रहेगा 300 mg पर डे रहेगा। आपको 3 से 5 लीटर आईवी सलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना होता है एड्रिनल क्राइसिस कंडीशन में। इसके कॉम्प्लिकेशन के एडिसन डिजीज़ के तो आपको एडिसन क्राइसिस डेवलप हो सकता है। तो अगर एडिसन डिजीज़ आ रहा है तो आप कॉम्प्लिकेशन में एडिसन क्राइसिस को भी लिखेंगे। एडिसन क्राइसिस क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें डेवलप किसकी वजह से होती है? जब आपकी बॉडी में जो आपका हार्मोन है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा। कौन सा हार्मोन? आपका एड्रेनल कॉर्टिको हार्मोन है, वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा, तब आपकी बॉडी में डेवलप होगा एडिसन क्राइसिस। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, सर्जरी, ट्रॉमा, हैमरेज और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इन सब की वजह से एडिसन क्राइसिस आपको मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजी की वजह से आपकी बॉडी में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज होते ही आपकी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाएंगे, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स भी कम हो जाएंगे और एंड्रोजन भी। फिर आपको क्या मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, जिससे वीकनेस और कंफ्यूजन होगा। इसमें आपका डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन वाटर का, सोडियम का। फिर डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, शॉक डेवलप हो जाएगा। फिर आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। मतलब कि क्या? हाइपोग्लाइसीमिया लिख सकते हैं, वीकनेस लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन लिख सकते हैं, हाइपोटेंशन लिख सकते हैं, शॉक लिख सकते हैं, ट्रैकिकार्डिया लिख सकते हैं, हाइपरकैलेमिया लिख सकते हैं, फीवर लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। जितने पॉइंट्स इसमें मेंशन नहीं है उतने आपके पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी से आपको मिल जाएंगे। फिर आपका है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आप हाई डोज हाइड्रोकॉर्टिसोन रिप्लेसमेंट लेंगे। लार्ज वॉल्यूम 0.9% सलाइन सॉल्यूशन में 5% डिट्रॉक्स एडमिनिस्टर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए आप आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे। फिर डाइट मैनेजमेंट करेंगे। आफ्टर दैट आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एड्रिनल ग्लैंड में आपके 2 डिसऑर्डर्स थे, हम लोगों ने दोनों को डिस्कस कर लिया। एक था आपका कुशिंग सिंड्रोम, एक था आपका एडिसन डिजीज़। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायग्राम पिट्यूटरी का। अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी, आपको पता है 2 आपके होती है, एक होती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है आपकी पोस्टीरियर। तो सबसे पहले आपका डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, आपका एक साइड में हाइपोथैलेमस रहेगा और एक साइड में आपकी ऑप्टिक चियाज्म रहेगी। ये दोनों आपके जब ज्वाइन होती है वो आपका होता है पिट्यूटरी स्टॉक। आपका नाम लेबलिंग देखेंगे, पिट्यूटरी स्टॉक में आपका ज्वाइन होता है। फिर डिवीजन होता है आपका पिट्यूटरी का एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। एंटीरियर में आपके 3 होते हैं। सबसे पहले और साइड में जो आप देखेंगे वो आपका पास ट्यूबेरेलिस होता है। फिर बीच वाला आपका पास इंटरमीडिया होता है। फिर जो आपका डिस्टल साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं पास डिस्टालिस। आफ्टर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी सिर्फ एक रहेगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का साइड बाई अलग से रहेगा और एंटीरियर के आपके 3 में डिवाइड हो जाएंगे। किस में रहेगा? पास रहेगा, पार्ट्स आपका ट्यूबेरेलिस रहेगा, पार्ट्स इंटरमीडिया रहेगा, पास डिस्टालिस रहेगा। तो ये आपका डायग्राम है पिट्यूटरी का। आपसे अगर कभी भी पोस्टीरियर या इंटीरियर पूछ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन आ रही है तो आप इन दोनों डायग्राम को बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके जो बुक में मेंशन है तो इतने अच्छे से पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं दे रखा है, बट अगर आप डिटेल में करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल पे। बट हम सबसे पहले पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करें जो आपकी होती है जिंगजैटिज्म। इसमें होता क्या है? इसमें आपका एक्सेसिव रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन का। इसका मेन कॉज की अगर मैं बात करूँ तो मेन कॉज इसका आपका एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो मेनली आपका क्या ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है तब डेवलप होता है आपके बॉडी में जिंगजैटिज्म। इसका मेन कॉज आपका क्या रहेगा? आपका मेन कॉज रहेगा एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़। इसके लिए आप मैनेजमेंट क्या करेंगे? आईवी बोलस हाइपोथायरॉयडिज्म लेंगे और ओरल फ्लूड्रोकॉर्टिसोन लेंगे। तो ये आपका मैनेजमेंट है जिंगजैटिज्म का। एग्जाम पर्पज़ के लिए वेरी शॉर्ट के लिए बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जो कि आपका है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस आपका डिसऑर्डर है न्यूरो हाइपोफाइसियल सिस्टम का। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है आपके वेसोप्रेसिन हार्मोन की, जिसको हम लोग एडीएच भी कहते हैं। इसमें आपका एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन मिलेगा, आपके थर्स्ट और हाइपरनेट्रेमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कॉज की। तो इसके कॉज अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से हो सकता है।
फिर आपका आता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, फिर आपका आएगा साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्फिल्ट्रेशन लीसिन की वजह से डेवलप होगा, जो कि हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी का होगा। इसमें आपका सेकेंडरी एडिनोमा की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक की। ये आपका कॉज होता है रेनल रेजिस्टेंस से, जो कि आपका एक्शन होता है वेसोप्रेसिन का। वैसे इसका कॉज आपका इडियोपैथिक है, लेकिन मेन अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा। और सेकेंडरी में आपका हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, सिकल सेल डिजीज और आपकी पाइलोनेफ्राइटिस या फिर सार्कोडोसिस और रेनल डैमेज मिलेगा। कुछ आपकी ड्रग्स भी रहती हैं नेफ्रोजेनिक में, आपकी ये लिथियम और आपकी ये डीमेक्लोसाइक्लिन, फिर आपकी ये कॉल्सीसीन। नेक्स्ट आपकी साइकोजेनिक अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो इसमें आपकी क्या है, ये प्रॉब्लम आपका एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से आता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। इन सारे इटोलॉजी मतलब कि क्या आपका सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसकी वजह से डेवलप होगा। डिक्रीज्ड होगा आपका एडीएस सिंथेसिस, और इसके बाद में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो रेनल ट्यूब्यूल्स में होता है वो आपका कम हो जाएगा। जब आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही कम होगा, फिर आपका जो फ्लूइड में वॉल्यूम है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में जो वॉल्यूम है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होते ही आपका यूरिन आउटपुट एक्सेसिव हो जाएगा और सीवियर डिहाइड्रेशन मिलेगा। उसके बाद में आपकी बॉडी में शॉक डेवलप होगा। कौन सा शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपकी बॉडी में कम है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड का वॉल्यूम कम से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आपको मिलेगा। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटीज इंसिपिडस की। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस में जो आपको पेशेंट्स में मिलेंगे? तो सबसे पहले पॉलीयूरिया मिलेगा, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, नाम से ही पता चला है। एक्सेसिव थ्रस्ट होगा क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन है। पॉलीडिप्सिया होगा 16 to 20 लीटर पर डे। हाइपरनेट्रेमिया रहेगा क्योंकि हाई सीरम आपका ऑस्मोलैरिटी है। फिर आपकी जो इस यूरिन है उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपकी लोअर देन हो जाएगी 1.010 से। फिर आपका सीवियर फ्लूइड लॉस होगा और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी डेवलप होगा। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की। तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट कराएंगे और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके मैनेजमेंट मेनली आपके दो आते हैं। एक आपका है सेंट्रल डीआई का। सेंट्रल डीआई मतलब कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का, जिसमें आप रिप्लेसमेंट करेंगे हार्मोन का, वेसोप्रेसिन सबक्यूटेनियस देंगे। और आपका नेफ्रो में आपका आता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या आप एडमिनिस्टर करेंगे HCTZ, उसी को हम लोग कहते हैं एमिलोरिजीन। और इसको मेन आप इसलिए देंगे क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्लूइड का आपकी बॉडी में, और फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से होगा और ये एज अ इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो आप सबसे पहले मॉनिटर करेंगे लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, असेस करेंगे स्किन ट्रिगर को, मेंटेन करेंगे फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पर्सन, एडमिनिस्टर करेंगे वेसोप्रेसिन, फिर मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कोई शॉक, हाइपोवॉल्यूमिया, डिहाइड्रेशन ना डेवलप हो जाए पर्सनस में। फिर आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के बाद में लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आप लिखेंगे एनसीपी। इसमें हेडिंग मेंशन है तो मैंने बता दिया। अगर ये वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट में आ रहा है तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग में डायबिटीज़ इंसिपिडस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी में कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो आपको प्रिपेयर हर एक डिजीज़ को अच्छे से करना है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थायराइड डिसऑर्डर्स को, पैराथायराइड डिसऑर्डर्स को, एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स को और प्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को। एट लास्ट आपका टॉपिक बस एक बचा है, वो है आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो आपका आता है पेनक्रियास में। अब बस इसको डिस्कस करेंगे, आपकी यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में सबसे पहले आपको पढ़ना है इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, फिर इसकी कॉजेज, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें मल्टीपल एटियोलॉजी हैं, ये सारी आपकी हाइपरग्लाइसीमिया से करेक्टराइज रहती हैं। ये डेफिनेशन आपको WHO ने दिया था, एकदम ऐसी फॉर्म में आपको लिखनी है। तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस इज अ मेटाबॉलिक disorder of multiple etiology
characterized by hyperglycemia is known as डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस की अगर हम बात करें तो मेनली क्या होता है, इसमें हाई ब्लड शुगर हो जाता है। जब आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ इंसुलिन, तब आपके बॉडी में क्या डेवलप होगा, हायर शुगर लेवल, जिसकी वजह से डायबिटीज मिलाइटस होगा। इसमें सेल आपके रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इंसुलिन को, तभी आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको 3 मेन सिम्टम्स मिलते हैं डायबिटीज मिलाइटिस के, जिसको हम लोग 3P के नाम से भी जानते हैं। वो आपका है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन आपका ज़्यादा होगा। पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थर्स्ट, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया आपको भूख ज़्यादा लगे, इंक्रीज हो जाएगा आपका हंगर। तो मतलब कि अगर मैं सिंपल से कहना है कि 3Ps अगर पूछे जा रहे डायबिटीज़ मिलाइटिस के, तो आप यही बताएंगे कि आपको क्या है, पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया है। अभी हम लोगों ने डायबिटीज़ मिलाइटिस का इंट्रोडक्शन डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन आपको डायबिटीज़ का मिला था एशियन ग्रीक फिजिशियन से। ये आपको दिए थे एरिटेकियस ने, और ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी CE में मिला था, जिन्होंने ये नोट करा था कि एक्सेसिव अमाउंट का यूरिन पास्ड होता है किडनी से। ये तब होता है जब आपकी डिजीज़ होती है डायबिटीज़। ये आपकी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसी के रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रेशन या फिर इंसुलिन एक्शन और आपका डेवलप होता है डायबिटीज मिलाइटिस। फिर हम बात करते हैं डायबिटीज मिलाइटिस के टाइप्स की। तो आपको पता है डायबिटीज मिलाइटिस आपके 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। वैसे आपके टाइप 1 टाइप 2 होता है, फिर लेकिन आपका एक एड ऑन हो गया है AHN सब्जेक्ट में, वो आपका होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस की। इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में। इसमें एज अगर मैं बात करूँ तो 13 to 30 के बीच में हो सकता है। 13 से 30 साल की उम्र में आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस हो सकता है। इसकी पीक एज 13 साल है। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस की। अगर मैं बात करूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस की, तो उसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसकी ओवर एज मतलब कि 35 के बाद आपको ये मिलेगा। 80 से 90% को ये होता है और इसमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपका आता है ओवरऑल प्रीवेलेंसेस। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो इसमें US से एस्टिमेटेड आपका 20.8 मिलियन पीपल में होता है। 42 मिलियन पीपल आपके प्री डायबिटिक आते हैं। इंडिया में जब हम लोग 2007 स्टडी कर रहे थे स्टेटिक्स के थ्रू, तब हम लोगों ने जाना था 46.5 मिलियन इससे अफेक्टेड हैं, और एक्सपेक्ट करी जाएगी कि 80.3 मिलियन हो जाएंगे आपके 2025 ईयर में। जब 2025 चलेगा तब इतने मतलब कि 80.3 मिलियन आपके एक्सपेक्ट करा गया कि इतने अफेक्टेड रहेंगे। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस आपका इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ होता है। फिर थर्ड आपका आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेस। तो कॉजेस आपके डिफरेंट रहेंगे टाइप 1 के और डिफरेंट रहेंगे टाइप 2 के। टाइप 1 का सबसे पहला कॉज आता है आपका वायरस में जैसे कि आपका आएगा कॉसेकी बी वायरस, रुबेला वायरस, मम्स वायरस, रोटा वायरस। फिर आपका टाइप 1 में ही सेकेंड पॉइंट है ऑटोमीन डिजीज़। फिर आपका लेटेंट ऑटोमीन डिजीज़। फिर आपका है इडियोपैथिक। फिर आपके जेनेटिक कंडीशंस। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के, जिसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसका मेन कॉज है ओवरवेट, जेनेटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन इन पेनक्रियाटिक सेल। फिर आपका इनअप्रोप्रिएट ग्लूकोज प्रोडक्शन मिलेगा लीवर में, ऑल्ट्रेशन आएगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और साइटोकाइंस में, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के कुछ कॉजेस हैं। नेक्स्ट जनरल कंपैरिजन दे रखा है टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस में, जैसे कि प्रीवियस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे दे रखा है, एज ऑफ ऑनसेट पे दे रखा है, जेनेटिक पे दे रखा है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एसोसिएशन पे दे रखा, अदर एसोसिएशन पे दे रखा, प्रेसिपिटेटिंग और रिस्क फैक्टर पे दे रखा। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 में कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कंपैरिजन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 में कभी कभी डिफरेंस लिखना होता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, नहीं अगर डायबिटीज़ मिलाइटिस शॉर्ट में आता है तो आपको डिटेल में लिखना होता है टाइप 1 और टाइप 2 को। तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करके भी लिख सकते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग रहेगी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की अलग, टाइप 2 डीएम की अलग। टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, उन इटोलॉजी की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या करती हैं, खुद के सेल्स को हार्म करती हैं। मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटिस आपके पेनक्रियाटिक ग्लैंड की डिजीज़ है, तो क्या होगा, ये पेनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेंगी, हार्म करेंगी, डैमेज करेंगी, और जिसकी वजह से जब इसके सेल्स कम हो जाएंगे तो इनकी फंक्शनिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फंक्शन डिक्रीज़ होते ही जो प्रोडक्शन होगा इंसुलिन का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन जैसे ही कम होगा वैसे ही आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड में शुगर लेवल है, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। सिंपल सा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का दे रखा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। फिर डिस्ट्रक्शन होगा पेनक्रियाटिक सेल्स का, फिर डिक्रीज हो जाएंगे नंबर जो फंक्शनल सेल्स के हैं, फिर डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन इंसुलिन का, फिर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो भी इंसुलिन का एक्शन है उस पर बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, फिर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको 3P लिखना होता है, मतलब कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। फिर आपको पेशेंट को ये सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो उसमें आपको मिलेगा नॉन स्पेसिफिक फटीग और वीकनेस, फिर आपको मिलेगा रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट वेजाइनल ईस्ट, प्रोलॉन्ग्ड वुंड हीलिंग मिलेगा, विजुअल चेंजेस मिलेंगे, टिंगलिंग मिलेगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करो तो सबसे पहले आप कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को चेक कराएंगे, जो कि आपका ज़्यादा रहेगा 126 mg/dl से। फिर आप रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराएंगे, वो भी आपका इंक्रीज रहेगा 200 mg/dl से। फिर आप OGTT टेस्ट कराएंगे, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपका होता है। फिर आप यूरिन का टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालाइज करेंगे कि उसमें एसीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। फिर आप फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। क्योंकि आपको डायबिटीज़ रिलेटेड न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, डर्मोपैथी भी मिलेगा। ये चारों पैथी आते हैं आपके, और ये चारों पैथी आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, इसीलिए हम इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं। फिर आपको हीमोग्लोबिन HA1C आप टेस्ट कराएंगे, ECG टेस्ट कराएंगे, आप मॉनिटर करेंगे वेट को, और फिर डॉपलर स्कैन टेस्ट कराएंगे, आप डेंटल एग्जामिनेशन कराएंगे और फुट एग्जामिनेशन कराएंगे। तो ये डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस का। और आप देख रहे हैं जो आपके लास्ट के 4 से 5 पॉइंट है, वो सिर्फ इसमें आपका हो रहा है, मतलब कि सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो रहा है, बाकी इतने आपके किसी में नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके 4 मैनेजमेंट आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। आपको ये टेबल दे रखी है, सबसे पहले तो आपको इसी के थ्रू पढ़ लेना है। सबसे पहले आप इंसुलिन की थेरेपीज़ लेंगे। इंसुलिन की थेरेपीज़ का एग्जाम्पल आएगा आपका एलिस्प्रो। वैसे तो इंसुलिन आपकी 3 टाइप्स में आती है, एक होती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग, और एक होती है आपकी रैपिड एक्टिंग, एक होती है आपकी लॉन्ग एक्टिंग। बुक में आपके में एक पॉइंट और एड ऑन कर रहा है, इंटरमीडिएट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आपको इसमें नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ इंसुलिन की, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ड्रग का एग्जांपल है एलिस्प्रो। फिर आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आएगी, उसका आपका एग्जांपल रहेगा रेगुलर ह्यूमेलिन आर, और या फिर आप कह सकते हैं नोवोलिन आर। फिर इंटरमीडिएट में आपका ड्रग आएगा NPH। फिर लॉन्ग एक्टिंग में आपका आएगा डेटेमेर और जिलार्जाइन। फिर अगर मैं बात करूँ सेम एस ऐसी ओरल एजेंट के ड्रग्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, यह भी हम लोगों ने डिस्कस करा इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंसुलिन को भी डिस्कस करा। फिर आपका आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। फिर ओरल ड्रग्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, उसके में भी आपका फर्दर आपके रहेंगे। लेकिन इतना आपको लर्न करना एग्जाम पर्पज के लिए, अगर इजी लग रहा है तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा जिलिप्जाइड। अगर मैं बताऊँ, मैंने इंसुलिन के टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपेयर करे थे, लेकिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि इन नाम को लर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट में आप पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ट्रीट हो जाएगी। फिर आप एक्सरसाइज, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल डाइट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और बॉडी मैनेजमेंट से भी आप ट्रीट कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को। बस एट लास्ट आपका कॉम्प्लिकेशन है अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में।
कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो ये आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एक्यूट, एक होता है आपका क्रोनिक। एक्यूट में आपको मिलेगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, फिर आपको मिलेगा हाइपर ऑस्मोलर, उसी को हम लोग कहेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम, फिर आपको मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँ तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर लेवल। फिर हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम में आपका मिलता है जो आपका ब्लड में शुगर लेवल है वो आपका हाई हो जाएगा, तब आपके अंदर ये डेवलप होता है। फिर आपको इसमें एक स्टेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कीटोइक स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं HHAS, मतलब कि हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोस्टिक स्टेज। फिर आपका आता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको हम लोग डायबिटीज़ एसिडोसिस भी कहते हैं, या उसको शॉर्ट में हम लोग DKA लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके सबसे पहले तो मेन कॉम्प्लिकेशन आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। इसमें सीवियर इंसुलिन, जब सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये डेवलप होता है। इसमें बॉडी में डायबिटीज़ एसिडोसिस या फिर डायबिटिक कोमा कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो आपकी है डायबिटिक एसिडोसिस और डायबिटिक कोमा। मेन इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद में बॉडी आपका प्रोड्यूस करता है एक्सेस अमाउंट में एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं कीटोन्स, तब बॉडी में डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है कीटो एसिडोसिस। फिर आपका आता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक में भी आपका मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है और माइक्रो। मैक्रो में आपको मिलेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरोस्क्लेरोटिक और वेस्कुलर चेंजेस जो भी लार्ज वेसल्स में आएंगे। माइक्रो में मिलेगा आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन और इंटीगोमेट्री कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपका है कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस का। डायबिटीज मेलाइटिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, साथ ही में आपका यूनिट 8 एंडोक्राइन सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक छोटा सा यूनिट है, ये आपका बस पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के डिजीज़ और पैराथायराइड ग्लैंड के डिजीज़ को डिस्कस करा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने आज के वीडियो में एड्रेनल, पिट्यूटरी और पेनक्रियास को कंप्लीट कर लिया। आपका कोई भी डाउट हो यूनिट 8 एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट हो BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर या फिर AHN सब्जेक्ट से, आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।